यस। हाँ जी, इस बार जो अपने पेरेंट्स को नहीं लाएगा, लास्ट टाइम मैं कुछ नहीं कहा था, इस बार जिसके पेरेंट्स पेटीएम में नहीं आएंगे ना, मैं बहुत लिटरली बता रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ, घर जाके अपने पेरेंट्स को दिखा देना कि सर ने क्या बोला, कि अगर पेरेंट्स नहीं आएंगे ना, एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, बहुत तोड़ूंगा मंडे को। बेटा मत आओ, मंडे को आओ तुम, मंडे को देखेंगे तो आए। आपकी तो संडे की बात हो रही है। एक बार भव्य देख कर आना, बाहर टेबल पर वो पड़ा है इसका पेन। थैंक यू सो मच। देखिए लास्ट क्लास तक ना हमने पढ़ा था कि किस तरीके से रिएक्शन होती है एसिड और बेसिस की अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ। आज हमें क्या करना है, आज हमें बिल्कुल वही टॉपिक पढ़ना है एग्जैक्टली जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल द एसिड्स एंड ऑल द बेसिस। आपको फर्स्ट क्लास में बताया गया था कि जो सभी एसिड्स होते हैं वो रिलीज करते हैं H+ आयन, और जो सभी बेसिस होते हैं क्या रिलीज करते हैं, OH- आयन। ये सिमिलैरिटी है। मैंने कहा अगर मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में क्या सेम बात है, दोनों में सेम बात यह है कि दोनों क्या रिलीज करेंगे, H+ आयन रिलीज करेंगे। हमने लास्ट क्लास तक क्या पढ़ा है, हमने लास्ट क्लास तक की सारी मेहनत लिख रखी है इस फ्लो चार्ट में। हमने इस फ्लो चार्ट में डिस्कस किया कि जो एसिड और बेसिस हैं वो मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड और बेसिस आपस में, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ या बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगे और क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। हमने इनके नेचर के बारे में पढ़ा। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। हमने हाइड्रोजन गैस टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेस्ट सब कवर कर लिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द एसिड्स एंड बेसिस। बिल्कुल कहानी उसी तरीके से चलेगी जैसी बिल्कुल पहली क्लास में स्टार्ट हुई थी। तो यही लगेगा कि सब कुछ ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। क्या कह रहा है, सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस कह रहा है ऑल द एसिड्स हैव H+ आयन इन कॉमन। क्यों? क्योंकि HCl ब्रेक डाउन होगा, डिसोसिएट होगा, इट विल फॉर्म H+ along with Cl-, it will form H+ with SO4 2-। तो क्या कह रहा है, ऑल द एसिड्स हैव H+ आयन इन कॉमन एंड ऑल एसिड प्रोड्यूस, जो सभी एसिड है वो प्रोड्यूस करते, क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब वाटर के अंदर इन्हें डिसॉल्व किया जाता है तो क्या रिलीज करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। कह रहा है दिस H+ आयन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस H+ आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। यानी अगर ये H+ आयन है तो एसिडिक प्रॉपर्टी है, अदरवाइज एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं है। आगे बढ़ो। फिर बेसिस कह रहा है ऑल द बेसिस हैव OH- आयन इन कॉमन। सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है, OH- आयन। ऑल बेसिस प्रोड्यूस OH- आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। आप कोई भी बेस कंसीडर कर लो, मान लो CaOH का ट्वाइस ले लो, ये मान लो आप NaOH ले लो। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा Ca2+ और साथ में क्या बनाएगा, OH-। ये क्या बनाएगा, Na+ और साथ में क्या बनाएगा, OH-। तो दे फॉर्म OH- आयन। एसिड जो थे ये फॉर्म कर रहे थे H+ आयन, और बेसिस क्या फॉर्म कर रहे हैं, OH- आयन। तो दे इंडिकेट्स कि भाई जो बेसिस है वो OH- आयन रिलीज करेंगे। ये कॉमन है सभी बेसिस में। क्या कह रहा है, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ये बात तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड प्रोड्यूस H+ आयन, द H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा ध्यान से सुनना। क्या होता है, काफी बार ना आपको ये इस फॉर्म में गिवन होता है। देखो किस फॉर्म में, आपने एसिड डाला वाटर के अंदर तो एसिड ने क्या रिलीज करा, H+ आयन। वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O। तो ये ना H+ आयन अकेले नहीं रह सकता, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता तो इसके साथ कंबाइन होता है। एक हाइड्रोजन ये रहा, 2 ये रहे, तो क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव। क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव। तो अगर आपको बोले H पॉजिटिव, ये आपको कहे H3O पॉजिटिव, क्या दे, H पॉजिटिव
या कह दे H3O पॉजिटिव, तो आपको दोनों का मतलब अभी के लिए क्या समझना है, सेम समझना है कि दोनों क्या 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 शो करेंगे कि ये क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। सर क्यों? क्योंकि H2O तो न्यूट्रल होता है। H2O कैसा होता है, न्यूट्रल। अगर उसके अंदर H प्लस जुड़ जाएगा, यानी एसिड जुड़ जाएगा, तो वो भी कैसा हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो आप H प्लस लिखा देखो या H3O प्लस लिखा देखो, आपको दोनों का मतलब क्या समझना है, सेम समझना है कि एसिड है। यस, कोई केमिकल नेम नहीं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं बस। ठीक, ये बात होगी। तो यही बता रहे हैं कि द H प्लस आयन प्रोड्यूस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सो इट कंबाइन विद वाटर, ये वाटर के साथ कंबाइन कर देता है कुछ इस तरीके से। बताओ कोई दिक्कत लग रही है तो? क्लियर है ये बात सबको? चलो आगे पढ़ो। बेसिस एंड वाटर, बेसिस क्या है, NaOH, क्या रिलीज करता है, Na प्लस और OH माइनस। अल्कलाई कह रहा था बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, वो बेसिस जो वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अल्कलाई। क्या कहा जाता है, अल्कलाई। याद रखना, एक नंबर में पूछ लिया जाता है जनरली। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो NaOH इज अ बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अल्कलाई। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डाइल्यूशन, देखिए मान लीजिए मुझे एक बात बताइए, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग अ लेमोनेड, ठीक है, लेमोनेड बना रहे हो, शिकंजी बना रहे हो, शरबत बना रहे हो, कुछ भी बना लो, ठीक है, और उसमें ना मीठा ज्यादा हो गया, आपने एक गिलास बनाया, मीठा ज्यादा हो गया, नाउ व्हाट कैन यू डू, पानी डाल दें। नमक, नमक कौन मिलाता है भाई? तो तुम शरबत बना रहे हो, शिकंजी में डाल दो। मैंने, मेरे को लगा तुम शरबत बनाते बनाते अगर मीठा हो जाता तो नमक डाल देते हो। तो भाई आप क्या करोगे, और पानी मिला दोगे, और क्या कर दोगे, पानी मिला दोगे। तो पानी मिलाने के प्रोसेस को जनरली क्या वर्ड यूज करा जाता है, डाइल्यूशन। क्या कहा जाता है, डाइल्यूशन। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि एक बच्चा था जिसने क्या करा, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ये वाटर के अंदर एसिड डाल रहा है। क्या कर रहा है, वाटर के अंदर एसिड डाल रहा है। तो मैं यहाँ लिखूंगा एसिड टू वाटर। क्या लिखूंगा, एसिड टू वाटर। ये बात सही है कि आपको क्या करना है ना, हमेशा एसिड को पानी के अंदर डालना है, कभी भी वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालना, कभी भी वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालना। अब रीजन क्या है, आप मेरी बात को ध्यान से समझना। एक बच्चा था, उस बच्चे ने क्या किया, he took a container and in that container he was having acid and now the student added water to it. Now what will happen, we know that acid wants water to release the H plus ion. आपने एक बूंद पानी डाला, अब ये पूरा एसिड क्या करेगा, उस पानी की तरफ मूव होना चाहेगा ताकि क्या रिलीज कर सके, H प्लस आयन रिलीज कर सके। तो इस केस में क्या होगा, एक स्प्लैश होगा, यानी एकदम से जो एसिड है वो बाहर छलकेगा। हो सकता है एक ब्लास्ट हो जाए, जो कंटेनर जिसमें एसिड रखा है वो टूट भी जाए, आसपास चला जाए। द रीजन बीइंग कि जो ये प्रोसेस है ये कैसा होता है, हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक। तो इस समय बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। तो ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि अगर आपको डाइल्यूशन करना है, यानी वाटर और एसिड का मिक्सचर बनाना है, तो आप हमेशा कंटेनर के अंदर क्या लोगे, वाटर। क्या लोगे, वाटर, और इसके अंदर एसिड डालोगे। और एसिड भी कैसे डालोगे, आप एसिड भी कैसे डालोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। कैसे डालोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये नहीं कि भाई पानी लिया है कंटेनर के अंदर और एसिड की बॉटल पलट दी उसके अंदर, नहीं। आप बॉटल पलटोगे तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी और स्प्लैश होगा, वो बाहर आने के चांसेस रहेंगे। तो वी शुड कीप इन आवर माइंड दैट ड्यूरिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के टाइम पे एसिड इज एडेड टू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, और साथ में क्या करना पड़ेगा, पूरे समय स्टिर करना पड़ेगा, यानी लगातार आपको मिलाना पड़ेगा। लगातार आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। आप समझो जरा, प्रैक्टिकली समझो। आई एम हैविंग अ कंटेनर ओवर हियर एंड आई एम एडिंग एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप। So once I am adding the acid drop by drop, at the same time I have to constantly stir it so that जो भी एसिड उसके अंदर जा रहा है वो उसके अंदर यूनिफॉर्मली क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, और ज्यादा हीट एकदम से रिलीज ना हो। तो व्हाट इज डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में आप वाटर और एसिड का एक मिक्सचर बनाते हैं। बेसिकली डाइल्यूशन में आप वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, और कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, उसको स्टिर करते हैं। बाय द रीजन में इट इज अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलो कोई प्रॉब्लम लग रही है? अब डाइल्यूशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं डेफिनेशन की तरफ अगर आपको लेकर चलूं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको डेफिनेशन समझने के लिए ना। एट द एंड तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रट लेना, लेकिन मेरा काम है आपको डेफिनेशन समझाना, तो मैं जरूर समझाऊंगा। ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये एक कंटेनर,
इसकी वॉल्यूम है 100 ml। कितनी वॉल्यूम है? 100 ml। और इसके अंदर प्रेजेंट है एसिड। गाइज एसिड है तो एसिड क्या रिलीज करेगा? H प्लस आयन। क्या रिलीज करेगा? H प्लस आयन। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस 100 ml एसिड ने रिलीज करे 600 H प्लस आयन। कितने रिलीज करे? 600 H प्लस आयन। आपको पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट वॉल्यूम का, अभी कितने यूनिट का पता है? 100 ml। मैं 1 ml का निकालूं, अगर 100 ml में 600 H प्लस आयन है तो 1 ml में कितने H प्लस आयन होंगे? 6, 0 पॉइंट नहीं 6। कितने H प्लस आयन होंगे? 6 H प्लस आयन होंगे। यहां तक बात सबको क्लियर है? अब फिर मैंने करा यहाँ पे डाइल्यूशन का प्रोसेस। डाइल्यूशन का प्रोसेस कैसे होता है? आप एक कंटेनर लेते हैं, यू टेक वाटर इन दैट कंटेनर। मान लेते हैं आपने कितना वाटर लिया? आपने 100 ml वाटर लिया। अब आप इसमें एसिड डाल रहे हो। आप एसिड कैसे डालोगे? हमेशा ड्रॉप बाय ड्रॉप। और ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हुए इसको कॉन्स्टेंटली क्या करोगे? स्टिर करोगे। आप कॉन्स्टेंटली मिलाते जाओगे, इसको मिक्स करते जाओगे। अब आपने इसके अंदर यही वाला 100 ml एसिड डाल दिया, यही वाला बिल्कुल एज इट इज, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप करके आपने स्टिर करते हुए डाल दिया। नाउ जो रिजल्ट आया, अब उसमें रिजल्ट की बात करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये तो इनिशियल स्टेज था। कैसा स्टेज था? इनिशियल, यानी शुरुआत में ऐसा हुआ। अब मैं आ रहा हूँ फाइनली क्या हुआ, फिर मैं आपको डेफिनेशन पे लेके चलूंगा। थोड़ा सा कनेक्ट करना चीजों को मेरे साथ। अब ये वही कंटेनर है। अब इस कंटेनर की वॉल्यूम पहले 100 थी, अब 100 वाटर और 100 एसिड कितनी हो गई? 200 ml। क्या वाटर के पास H प्लस आयन होते हैं? नहीं, वाटर के पास H प्लस आयन नहीं होते। तो जो H प्लस आयन आए वो कौन लेकर आया? एसिड। और इस एसिड के पास कितने H प्लस आयन थे? 600 H प्लस आयन। कितने H प्लस आयन थे? 600 H प्लस आयन। तो क्या H प्लस आयन कम हो गए? नहीं सर, H प्लस आयन तो कैसे रहे? सेम। पहले कितने थे? अरे भाई बताओ, पहले कितने थे? अब कितने हैं? 600। यानी H प्लस आयन तो सेम है, लेकिन फर्क क्या हुआ? पहले 1 ml में 6 H प्लस आयन थे, अब 1 ml में कितने H प्लस आयन है? 3। 200 3 600। एक ml में कितने H प्लस आयन है? 3 H प्लस आयन है। कितने H प्लस आयन है? 3 H प्लस आयन है। तो डाइल्यूशन से क्या नंबर ऑफ H प्लस आयन कम हो गए? नहीं सर, डाइल्यूशन से नंबर ऑफ H प्लस आयन कम नहीं हुए। डाइल्यूशन से क्या हुआ फिर? सर डाइल्यूशन से नंबर ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। नंबर ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, आपने एक ग्लास में 2 चम्मच शुगर डाल दी, एक ग्लास में 10 ग्राम शुगर डाल दी। अब आप उसे 2 पानी डाल दो और 2 ग्लास बना लो। शुगर कितने ग्राम रही? 10 ग्राम। कितने रही? 10 ग्राम। लेकिन फिर भी डाइल्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि एक ग्लास में शुगर की क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। सेम इस तरीके से जो नंबर ऑफ H प्लस आयन थे वो तो सेम रहे, पर H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए? कम हो गए। H प्लस आयन, मेरे पीछे पीछे बोलो, H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। आप जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं और डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट, डेफिनेशन पढ़े फिर आपका डाउट लेते हैं। आप डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है मिक्सिंग ऑफ एन एसिड, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और अ बेस विद वाटर। एक एसिड और बेस का वाटर में मिक्स होना रिजल्ट इन द डिक्रीज, ध्यान से समझो, रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कौन सा आयन? H प्लस आयन, OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कि जब एक एसिड और बेस वाटर के साथ मिक्स हो और नंबर ऑफ H, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन की डेफिनेशन तो मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश करी आप समझ पाओ, बट एट द एंड यू नीड टू लर्न इट एंड यू नीड टू राइट इन एन एग्जाम। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। बोलो तेजस। हाँ, ब्लैक है। मैंने एक एग्जांपल दिया कि उसके पास इतने H प्लस आयन है, मैंने नहीं बोला रिलीज कर, ठीक है? नहीं, इट इज H2O। अगर वाटर के पास H प्लस आयन है तो एसिड हो जाता।
चलो अब इसे पढ़ते हैं। उसको बिना देखे मतलब किसी को पता नहीं पानी का होता है H2O होता है वो कैसे मिलाएगा ये ऐसे ही हाइड्रोजन के आयन उसको H2O नहीं क्यों होंगे? H प्लस आयन H2O में नहीं होंगे। असल में आप जब फर्दर चैप्टर्स में आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि H2O एक आयनिक कंपाउंड है ही नहीं। आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने टेस्ट के अंदर, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालकर याद करना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक क्वेश्चन दिया था कि जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करी जाती है, चैप्टर 1 का जब टेस्ट हुआ था, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाले गए थे उसके अंदर। क्यों? बिकॉज वाटर के पास आयंस नहीं होते। वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्टिल्ड वाटर है, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहते हो तो आप उसके अंदर एसिड डालते हो। एसिड डालने से क्या होता है? ठीक है, देखिए जरा, तो क्या कह रहा है? कह रहा है मिक्सिंग, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? कुछ बात कर रहे थे ना। हाँ, पानी के अंदर एसिड डालते हैं, क्यों? ताकि वो एसिड क्या रिलीज करेगा? H प्लस आयन रिलीज करेगा, और H प्लस आयन रिलीज करेगा तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगेगी? कंडक्ट होने लगेगी। आयंस के बिना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। आप पढ़ो जरा, इस डेफिनेशन को पढ़ो। कह रहा है एज द प्रोसेस ऑफ, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एज द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्योंकि डाइल्यूशन का प्रोसेस कैसा है? बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है। सो एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर बाय कॉन्स्टेंटली स्टिरिंग। मस्ट का मतलब होता है कि मैंडेटरी है, ठीक है? तो हमेशा आपको एसिड ही डालना है वाटर के अंदर, वो भी कैसे डालना है? ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, और कॉन्स्टेंटली उसको क्या करना है? स्टिर करना है। बेशक लिख लो, यहाँ पर लिख लो, एज द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन इज हाईली एक्सोथर्मिक, देयरफॉर एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर ड्रॉप बाय कॉन्स्टेंटली स्टिरिंग। लिख लो यहाँ पर, एरो डालकर लिखो ड्रॉप बाय ड्रॉप, ऐसे एरो डालो यहाँ पर और लिखो ड्रॉप बाय ड्रॉप। बेस को भी डाइल्यूट कर ही सकते हो, बिल्कुल, लेकिन ये जनरली हम एसिड के कंटेक्स्ट में ही पढ़ते हैं टॉपिक। बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, और उनका इतना जरूरत भी नहीं पड़ता। व्हेन एसिड इज ड्राई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहली क्लास में मैंने आपको समझाया था, हमने डिस्कस किया था। व्हेन एसिड इज ड्राई, अगर एसिड ड्राई है, ड्राई मतलब नॉट एडेड टू वाटर, इट डू नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयन। तो ये क्या रिलीज नहीं करता? H प्लस आयन रिलीज नहीं करता। अगर H प्लस आयन नहीं होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा? नहीं। अगर एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, दस डू नॉट चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड, तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा। बोलो, कोई प्रॉब्लम लगी? तो नोट तुम लगा लो। क्वेश्चन पढ़े, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आता है काफी बार। क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाई डज द ड्राई ब्लू लिटमस पेपर नॉट शो एनी कलर चेंज विद द सॉल्यूशन ऑफ ड्राई HCl। कि जो ड्राई लिटमस पेपर है वो ड्राई HCl के साथ कलर चेंज, बिल्कुल। आप इसमें यही लिखोगे कि एसिड जो है, जो एसिड है, एसिड डू नॉट रिलीज H प्लस आयन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। कह रहा है ड्राई ब्लू लिटमस है, ये भी ड्राई है, और
ड्राई HCl है, ये भी कैसा है, ड्राई, दोनों ड्राई है यानी वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा, H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करना, एसिडिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। कह रहा है व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, तो आप फिर बताओगे बिकॉज एसिड डू नॉट रिलीज H प्लस आयन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। थोड़ा सा आंसर को ना अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। आप लिखोगे द रीजन बीइंग the H plus ions are responsible for the acidic character of an acid, and in the absence of water the acid do not release H plus ion and hence they do not show acidic behavior। इस तरीके से आंसर को थोड़ा सा अच्छे से मॉडिफाई करके लिखते हैं। What is the difference between a base and an alkali? Base may or may not be soluble in water, but alkali are those bases that are soluble in water। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एक एसिड और बेस की कैसी स्ट्रेंथ होगी, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, हाँ नहीं, बिकॉज दे विल इफ दे आर नॉट एडेड टू वाटर so they will not show any color change, but alkali we are talking about alkali, so they might be soluble in water if we are considering, so then in that scenario they will show the change in color। यहाँ तक बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत है। जो बेस वाटर में सॉल्यूबल तो नहीं करेगा, अलग अलग सिनेरियोस हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। मिस कॉल नहीं, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ। क्या न्यूट्रल, सुनो जरा, तो मतलब इन दोनों का क्या लेना है? नहीं, अल्कलाई बेस होते हैं, अल्कलाई आर बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि बेस है वो, अल्कलाई क्या है, बेस है, ऊपर से आया एसिड, इधर से आया बेस, तो उन्होंने एक दूसरे के इम्पैक्ट को नहीं इट टर्न्स द फ्लूइड अल्कलाइन, मतलब आपने बोला न्यूट्रल, अल्कलाइन मतलब उन्होंने इस सेंस में मेंशन कर दिया होगा उधर कि जो फूड है वो एसिडिक आ रहा है, तो वहां से अल्कलाई आ रहा है ताकि वो फूड कैसा हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। अगर थोड़ा सा अल्कलाई भी रहेगा तो चलेगा, बस वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, वो आपको ये समझाना चाहते कि एसिड जो होगा वो हार्म कर देगा। बेसिकली अब तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि जो अल्कलाई है दैट विल बी अ बेस, तो वो बेस रिलीज करता है ताकि एसिड के इम्पैक्ट को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। It provides the food and alkaline medium so that it becomes neutral। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ये दो लिक्विड है, चलो अटेंडेंस भी बोल दो उसके बाद ही सुनो।
चलो, अब ये दो सॉल्यूशन थे और हमारे पास था कार्तिक। हमने बोला कार्तिक को पता लगाओ कि ये एसिड है बेस है। तो कार्तिक कैसे पता लगाओगे? चुप रहो ना, बताओ बताओ। अब सर कार्तिक था शुरू में एब्सेंट। कार्तिक ने सोचा एब्सेंट था तो मैं सर पढ़ूंगा भी नहीं, राइट? सोचा ही नहीं पढ़ने का। हमारे ना एक कहावत होती है ना कि दीवार पे सर मारने से कोई फायदा नहीं है। मैंने उस दिन बैठ के आधे घंटे फुल एनर्जी में तुम्हें लेक्चर दिया। उस दिन भी एब्सेंट थे क्या? आया था, और तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत इतने दिन खराब करके थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करा। ये जो लगातार आकर और थोड़े बहुत से थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे, उनसे आगे कैसे निकलोगे? पक्का अच्छा कॉन्फिडेंस है वो, देख लेते। तो हम कार्तिक को पकड़ के लेकर नहीं आए, क्योंकि कार्तिक नालायक था, बैठा दिया हमने वापस। प्रत्युष को पकड़ देते हैं। प्रत्युष, ये दो सॉल्यूशन थे, तो आप कैसे पता लगाओगे एसिडिक है बेसिक है? आपको लिटमस पेपर दे दिया हमने, अब आपने पहले में डिप करा तो रेड आ गया, ठीक है। प्रत्युष को पता लगा रेड आ गया तो ये एसिडिक। प्रत्युष उसी को दूसरे में डाला तो भी रेड रहा, तो ये कैसा है? दोनों एसिडिक है, वेरी गुड। फिर मैंने प्रत्युष के सर पे लगाई बंदूक, मैंने बोला कोई एक इसमें से पियो। मैंने बोला नहीं पियोगे तो गोली मार दूंगा। तो प्रत्युष ने क्या किया, बी उठाया और पी गया, एंड ही वाज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। मैंने कहा तू बच गया, मैं चला गया। इसको पसीने आ रहे हैं, बहुत धूप में बैठा हुआ है, ये परेशान है, इसको प्यास लग रही थी, बी तो खत्म हो चुका है। तो इसने बोला दोनों में रेड आया था, बी तो पी लिया, कुछ भी नहीं हुआ, ए भी पी लेता हूँ। ए पिया, मुंह जल गया। क्यों? क्योंकि ये H2SO4 था और ये लेमन जूस था, सिट्रिक एसिड। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो अभी तक आपने इंडिकेटर्स पढ़े हैं, उन सभी इंडिकेटर्स में आपको ये तो पता लग जाता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, लेकिन आपको ये नहीं पता लगता कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड ज़्यादा वीक है। इन्होंने पहले जब टेस्ट देखा तो दोनों भाई ब्लू, दोनों रेड दिखा रहे थे। उन्होंने सोचा ये पी लिया तो ये भी पी सकता हूँ, दोनों में रेड कलर था, जेन्युइन बात है। तो अभी जो आपने पढ़े थे वो पढ़े थे आपने एसिड बेस इंडिकेटर्स। मैंने डेफिनेशन में बड़ा फोकस कराया था कि एसिड बेस इंडिकेटर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये हमें सिर्फ ये बताते हैं कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। बट हमें ये भी तो पता लगाना है कि एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, यानी मुझे पता लगाना है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस, कि मुझे एक एसिड की और एक बेस की स्ट्रेंथ का पता लगाना है कि इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ये को आपको प्रॉब्लम समझ में आई सबको कि प्रॉब्लम क्या है? ठीक, तो हमने कहा स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड and the base can be estimated using universal indicator। ये आप पता लगा सकते हो यूज करके एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। नाउ गाइस, अब एक यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स एंड इट हेल्प अस टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस। कि ये अलग अलग इंडिकेटर से मिलकर बना होगा और ये हमें ये पता लगाने में मदद करेगा कि किसी भी एसिड की किसी भी बेस की क्या स्ट्रेंथ है। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। बाय डेफिनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल, होगा इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ठीक कर लेना इस वर्ड को। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। क्या कह रहा है? अलग अलग कलर शो करेगा एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, डिपेंडिंग अपॉन कितने H+ आयन है उस हिसाब से अलग अलग कलर शो करेगा। ठीक है, कैसे कलर शो करेगा? मानो डिप करा, अब जब इन्होंने पहले में डिप करा
तो पहले में डिप करके कलर थोड़ा सा कैसा आया, ऑरेंज आया। कैसा कलर आया, ऑरेंज आया बी में। और जब इन्होंने ए में डिप करा तो कलर कैसा आया, रेड आया। ठीक है, तो इनको पता लगा कि भाई ऑरेंज कलर है, तो अब ये असल में एक पीएच स्केल है, आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलेगा और एक पीएच स्केल मिलेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर आप किसी भी सॉल्यूशन में डिप करेंगे और उसके बाद ये पीएच स्केल, ऐसा कलरफुल पीएच स्केल आपके पास होगा, आप उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को लाकर इससे मैच करोगे। ठीक है, कि किससे मैच हो रहा है, मैच हुआ 2 से, तो बी की पीएच वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और ए मैच हुआ, ये बी की बात हो रही है जो हमने बनाया, और ए मैच हुआ पीएच जिसकी वैल्यू कितनी है, 0। कितनी वैल्यू है, 0। तो आपको पढ़ाया जाएगा कि जितनी कम पीएच वैल्यू होती है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जितनी कम पीएच वैल्यू होती है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ए और बी, ए, क्योंकि पीएच वैल्यू कम है, उसकी ज्यादा है। तो इन्होंने जब ये पिया तो बात बन गई, ये बात बन गई। 2 भी नहीं, इवन की 3, 4, 5 रही होगी। ठीक है, ये पिया तो बात बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पिया तो बात बिगड़ गई। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर है दैट शोज डिफरेंट कलर्स, ये अलग अलग कलर शो करता है ऑन डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, अलग अलग H+ आयन की कंसंट्रेशन पे अलग अलग कलर शो करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन सबको समझ में आई। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, मेरे माइंड, हाँ बोलो, अभी रुक जाओ आएंगे टॉपिक, मेरी बात सुनो जरा। कितना पीएच होता है स्टमक वगैरह का, ये सब डिस्कस करेंगे, अभी ये बात सुनो। मैं ये कह रहा था, क्या कर रहा हूँ यार, बीच में बुला दिया तुमने। हाँ याद आ गया मुझे, सुनो जरा, सुन लो, अब दोबारा से मत बुलाओ। हमने यहाँ पे ना सिर्फ H+ आयन की बात करी, OH- आयन की तो बात ही नहीं करी। क्यों? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे गाइस। आपको अभी तक बताया गया एसिड रिलीज करते हैं H+ आयन, क्या बेसिस भी H+ आयन रिलीज करते हैं? तो अभी तक आपको नहीं बताएगा, लेकिन याद रखना, यस, बेसिस भी रिलीज करते हैं H+ आयन, बेसिस भी रिलीज करते हैं H+ आयन, लेकिन जो नंबर ऑफ OH- आयन होते हैं वो मच 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 ग्रेटर देन होते हैं किससे, H+ आयन से। इस वजह से उसका कैरेक्टर कैसा रहता है, बेसिक। कैसा रहता है, बेसिक। लेकिन स्टिल बेस के पास भी कुछ ना कुछ H+ आयन होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है। तो जब हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो एक एसिड है, उस एसिड के पास H+ आयन बहुत ज्यादा होंगे तो पीएच वैल्यू कम आती जाएगी। बेस जो है उसके पास भी H+ आयन होंगे, लेकिन H+ आयन कैसे होंगे, कम होंगे। तो इससे पता लगेगा कि वो क्या है, बेस। लेकिन पता सिर्फ किससे लगेगा, H+ आयन से। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है, डू बेसिस हैव H+ आयन, क्या बेसिस पास H+ आयन है? गिव रीजन फॉर योर आंसर, देन हाउ इट इज बेसिक। तो आप बोलोगे यस, द बेसिस हैव ऑलवेज आल्सो, द बेसिस आल्सो हैव H+ आयन, but the number of OH- ion are much greater than the number of H+ ion, that's why they behave as a base। बोलो, ये बात सबको समझ में आ रही? ये छोटी छोटी बातें हैं, जब एग्जाम में सीधे क्वेश्चन में आती हैं तो नजर आता है। तो हमने कहा अ स्केल टू मेजर H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, पीएच स्केल क्या है, जो ये बताता है H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी, यानी ज्यादा है या कम है, और पीएच स्केल ऐसा दिखता है। अब तेजस आप अपना क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। स्टमक क्या होता है, 0 है प्योर HCl एसिड जो लेबोरेटरी में मिलता है, और स्टमक मतलब स्टमक में HCl के साथ म्यूकस भी है, पेप्सिन भी है, और भी सब्सटेंसेस हैं, तो दैट इज अबाउट द स्टमक। क्या चीज, कौन सा क्लीनर? हाँ, ये क्या नहीं है, लेमन से। भाई वो एसिड है, और क्लीनिंग जो वो होते हैं वो हमेशा बेस होते हैं। जब आप इधर चलोगे, अभी मैं बताता हूँ ये चीजें, आप सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना।
आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना बच्चों। जब आप यहां से यहां जाते हो लेफ्ट टू राइट यानी पीएच वैल्यू बढ़ रही है, तो जो आपका बेसिक नेचर है वो इंक्रीज होता है। और जब आप उल्टे आते हो तो एसिडिक नेचर बढ़ती है। जनरली 0 to 7 कैसे होता है नेचर में? 0 to 7 कैसा होता है? न्यूट्रल। और 7 to 14 अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, यहाँ पर आप पढ़ रहे हो नंबर्स की फॉर्म में। जनरली जो H प्लस आयन वो कंसेंट्रेशन निकाली जाती है उसका ये फॉर्मूला होता है। लॉग वगैरह के बारे में आप आगे 11th 12th में पढ़ोगे, बट आप ये ध्यान रखो कि ये जो पीएच की वैल्यू है ना डेसिमल में भी आ सकती है। 5.5, 1.2, 1.3 तो ऐसे भी वैल्यूज आती है, तो ये देखिए घबराना नहीं है। यहाँ पे ये न्यूट्रल है और इससे पहले के जो है वो सारे कैसे हैं? एसिडिक, और इसके बाद के सारे कैसे हैं? बेसिक। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। उसकी भी पीएच नियर इतना ही होती है। नहीं, न्यूट्रल 7 pH। सर आपने पॉइंट का 0 पॉइंट बिल्कुल होगा, सर नेगेटिव नहीं सर 14 नहीं नहीं, ये नंबर यहाँ तक जा रहे हैं। आप सुनो ये मिल्क की कहानी। अरे सुन लो, देखो अगर किसी की बिल्कुल स्पेसिफिक बात हो रही है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुना करो। जो मिल्क है, एक मिल्कमैन क्या करता है, अपने मिल्क के अंदर काफी बार बेस डालता है, यानी क्या डालता है? बेकिंग सोडा। क्या डालता है? बेकिंग सोडा। क्यों? क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो अगर पीएच कम होगा तो दूध खराब हो जाएगा, वो चाहता है दूध ज्यादा टाइम तक सस्टेन कर सके, तो उसके अंदर क्या डाल देता है? बेकिंग सोडा, जिस वजह से पीएच वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, पीएच वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है और वो दूध थोड़े ज्यादा समय तक चलता है। कर्ड का पीएच वैल्यू नियरली 4 होता है। तो अब आपके पास दो मिल्क है, एक जो प्योर मिल्क है हैविंग द पीएच वैल्यू ऑफ 6, एक वो मिल्क है जिसमें जो दूध वाला है वो बेकिंग सोडा डाल कर गया है, जिसका पीएच वैल्यू है 8। एक का पीएच वैल्यू है 6, एक का पीएच वैल्यू है 8। किस में दही आराम से जमेगी? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में? फर्स्ट वाले में दही इजीली जमेगी, क्योंकि दही के लिए पीएच वैल्यू कितना चाहिए होगा? 4, तो वो इजीली पहुंच पाएगा 6 से 4 पर, लेकिन बी वाला नहीं पहुंच पाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा हमेशा कॉम्बिनेशन में। पहला क्वेश्चन आएगा कि उसने बेकिंग सोडा क्यों डाला, तो आप बताओगे मिल्क इज एसिडिक इन नेचर, सो ही एडेड बेकिंग सोडा टू इंक्रीज द पीएच वैल्यू स्लाइटली हायर सो दैट it can the milk can have a longer time before spoiling, shelf life बढ़ जाएगी। exactly now they in the second go they will ask you कि दो मिल्क है, एक है without baking soda, एक है with baking soda, so कौन किसको as a set as a curd में टाइम लगेगा? तो B को set as a curd में टाइम लगेगा, क्योंकि इसका pH वैल्यू स्लाइटली हायर है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा, यू कैन सी बेकिंग सोडा का pH वैल्यू यहाँ पे 9 गिवन है, ठीक है। तो इट इज बेसिक इन नेचर, इस वजह से जब हमें एसिडिटी हो जाता है तो हम बेस लेते हैं। लेमन, ये प्रॉपर लेमन का पीएच वैल्यू है। जब आप लेमोनेड बनाओगे, पानी में मिक्स करोगे तो पीएच वैल्यू थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सही लग रहा है? बताओ कोई दिक्कत लग रही है तो। पीएच का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, इन शॉर्ट पावर ऑफ हाइड्रोनियम। तो ये बताएगा हमें कि भाई कितना इसमें H प्लस आयन प्रेजेंट है। ये पीएच स्केल है। आराम से देख लो ये टॉपिक। हाँ हाँ बोलो। हाँ, 3 एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, HCl, H2SO4, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड।
नहीं ऐसा इक्वल इक्वल कुछ नहीं होता है तेजस, ऐसा सोम ऐसा इक्वल वगैरह कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन क्या है। अब H2SO4 है, एक होगा कंसंट्रेटेड H2SO4, एक होगा डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कैसा है। अब एक बार आप पानी के अंदर डाल दोगे, पानी में मिक्स कर दिया आपने एसिड को, तो वही H2SO4 डाइल्यूट हो गया, तो पीएच वैल्यू ज़्यादा हो गई। और एक बार वही कंसंट्रेटेड तो पीएच वैल्यू कम हो गई, डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो प्रेजेंट है। ऐसा कुछ है ही नहीं। अब मैं बोलूँ आप पावरफुल हो या कैसे हो, जब दो चीज़ों को कंपेयर करा जाएगा, एक मोर पावरफुल होगी, एक लेस पावरफुल होगी, तो नॉर्मल का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, या तो कंसंट्रेटेड है या नहीं। नो, अब नॉर्मल क्या है, एक पानी है, अब पानी या ठंडा होगा, अब आप बोलो नहीं सर नॉर्मल टेम्परेचर होगा, एसिड है, आप कंपेयर करो, पहले वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आपने डाइल्यूट कर दिया तो थोड़ा सा वीक हो गया। अब कंपेयर करने में तो एक स्ट्रॉन्ग एक नॉर्मल क्या होता है, ना पानी डालो ना एसिड डालो, तो एसिड कैसे हुआ, वो खुद ही एसिड है। एसिड तो है ना वो, तो एसिड रहेगा वो, चलो हाईली कंसंट्रेटेड रहे, ये बोल। हाँ, कह रहा है एसिड के अंदर मैं ना वाटर डालूं ना एसिड डालूं, तो वो कैसा एसिड है, बोलो कोई प्रॉब्लम लगे। कॉफी एसिडिक होती है बिल्कुल, कॉफी के अंदर दूध नहीं होता, मिल्क एसिडिक है, सब एसिडिक है। तुम बताओ जब तुमने वाइन पी थी कैसा टेस्ट आया, यार पता है मैं तो चाहता हूँ मैं पूरे नोट्स कलरफुल करवा दूँ, ठीक है, मुझे ना ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अपनी ना पॉकेट से इन्वेस्ट कर दूँ इसके लिए, बट इशू ये रहता है कि वो बोलते हैं कि आप पेज में देखो कलरफुल कितना है, सिर्फ वो है, ये सारा ब्लैक एंड वाइट है, तो अब मैं सिर्फ इतने से कलरफुल के लिए मैं पूरे पेज के कलरफुल के पैसे नहीं दूंगा ना, बट दे डू नॉट अग्री, तो इस वजह से वो ब्लैक एंड वाइट है। मैंने बड़ी कोशिशें करी हैं कि उसे कलर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए, बट नहीं हो पाया। मैं तो खुद चाहता हूँ जितना अच्छा दिखेगा उतना बच्चा पढ़ने का मन करता है, अट्रैक्टिव लगना चाहिए, बनाया इसी पर्पज से था कि कलर्ड ही निकलवाएंगे, मगर नहीं हो पाया। ड्राई एसिड को तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, तो पानी तो मिल ही रहा है ना, कोई भी एक लिक्विड होगा तो मतलब चले थोड़ा बहुत। कॉफी भी शायद से एसिडिक होती होगी नेचर में, तभी यहाँ पे कॉफी मेंशन है, कॉफी तो कैसी भी हो सकती है। जैसे 9 वाले में आपने 14 डाल दिया तो उसका पीएच वैल्यू स्लाइटली 11-12 हो जाए। अच्छा बेस एसिड यही समझ लो ना, ये 0 और 4 को मिलाओगे मान लो तो 2 या 3 पीएच वैल्यू हो जाएगी। और पूछो, पेपर में मेंशन होगा, परेशान मत हो, कुछ चीज़ों का याद करना पड़ेगा, मैं बता दूँ, तो डोंट वरी। दोनों का 0 है तो 0 ही रहेगा, दोनों का 0 है तो 0 ही रहेगा। अगर स्प्लैश हो जाए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज वैसे कुछ पीएच पे चेंज नहीं पड़ेगा। जल्दी जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 से ज़्यादा नहीं, हाँ नहीं हो सकती। जो पीएच वैल्यू है ये 0 के हमेशा या तो ग्रेटर रहेगी, इक्वल रहेगी, और 14 से इक्वल रहेगी या लेस रहेगी। और पूछ लो। ये बी वाला माइनस, इसके ऊपर तो अरे नहीं नहीं नहीं, वो माइनस नहीं है, वो एरो है कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड अ बेस पीएच।
पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है तो। न्यूट्रलाइजेशन 7 हो जाएगा। सब होगा। हाँ, क्या पीएच 0 से 40? उसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उसके जो पीएच है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 7 रखते हैं, इसलिए बेसिक है। अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो वो जैसा रख रहे हैं। नहीं, पीएच देखो, ब्लड का पीएच जरूर टाइम चेंज होता रहता है। क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं ब्लड इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो वो रीज़न क्या होता है, जैसे अब जो ब्लड है वो किडनी के पास आ रहा है फिल्टर होने के लिए, बट वहाँ पर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, यूरिन है, यूरिन इज एसिडिक इन नेचर, तो वो सही से फिल्टर नहीं हो रहा, तो ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा है ज़्यादा, तो दैट इज़ बेसिकली ब्लड का जो पीएच वैल्यू वो शिफ्ट करेगा स्लाइटली डाउनवर्ड्स, तो एसिडिक कर देगा, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहेगा। तो फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे, फिर इसलिए टेस्ट कराते हैं और फिर मेडिटेशन करते हैं, डिपेंडेंट ऑन कैसी रिक्वायरमेंट है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडेज लाइफ, कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच जो है ये क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, इसका कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। ये 2 डिके वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है, एसिडिटी वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये एक्वेटिक एनिमल्स वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये बचे नहीं, अब अगली क्लासेस में क्या होना है वो सुन लो ज़रा। ये इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक जैसे ही हो जाएगा, ये एक छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट का टॉपिक है, ये खत्म हो जाएगा आई गेस नेक्स्ट क्लास में, पहले 20-25-30 मिनट में। फिर यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होगा, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज बेसिकली NaCl, ठीक है, तो उसके यूजेस क्या हैं? अब यूजेस वो नहीं कि छोले भटूरे में छोले में डाल दिया जाता है, ठीक है, शाही पनीर में डाल दे, नहीं, वो सब नहीं, कि हमारा लेबोरेटरी के अंदर इसका क्या क्या यूज है। ये 4 कंपाउंड्स बनाना सीखेंगे, इनकी प्रिपरेशन सीखेंगे, इनके यूजेस सीखेंगे। एग्जाम में ना 99% इससे क्वेश्चन बनता है। कैसा क्वेश्चन आएगा? राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग कॉमन सॉल्ट, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यूजिंग कॉमन सॉल्ट। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से ना एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से मानो जो चैप्टर के अब रिमेनिंग पोर्शन है, जो चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे वो रिमेनिंग पोर्शन से बनेंगे। ऊपर वाला जो अभी तक आपने पढ़ा उसमें से भी बनते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं बनते, लेकिन ये मानो जो मोस्टली चांसेस रहते हैं वो इन टॉपिक्स में से आने के रहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बचा है, विच वी आर सपोज टू कवर इन द फर्दर क्लासेस। अभी जाएंगे नहीं, बैठेंगे। क्या कह रहे हो?